क्या सोचा था और क्या पाया। उन दिनों मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में था। मेरे पिताजी की एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी और उसी दुकान से हमारा घर परिवार चलता था। हमारे पिताजी ने दिन रात मेहनत करके हम दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया और कभी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। पिताजी हम दोनों भाइयों को जरूरत से ज्यादा ही प्यार किया करते थे और मेरे बड़े भैया एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे और उनकी शादी भी हो चुकी थी और एक 2 साल का बेटा भी था। पर मेरे बड़े भाई की शादी होने के बाद वो पूरी तरह से बदल चुके थे। ना वो कभी सीधे मुंह माँ से बात करते और ना ही पिताजी से। बस जब उनका दिल करता तो वो कुछ पैसे निकालकर माँ के हाथ में दे देते। पर पिताजी ने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा और ना ही कभी घर की कोई जिम्मेदारी दी। भाई की नौकरी लगने के बाद भी घर की सारी जिम्मेदारी पिताजी के ही कांधों पर थी। पर उन्होंने कभी उफ तक ना किया और ना कभी उन्होंने अपने बुढ़ापे के बारे में सोचा। और वो बड़े गर्व से हमेशा माँ से कहा करते थे, अरे भाग्यवान, मुझे किस बात की चिंता है। मेरे तो दो दो जवान बेटे हैं, तो मैं क्यों अपने बुढ़ापे की चिंता करूं भाई। तुम देखना, आने वाले वक्त में मेरे बेटे सब संभाल लेंगे और हमें किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे अपने दोनों बेटों पर पूरा भरोसा है। सब कुछ इसी तरह ठीक ठाक चल रहा था और फिर कुछ दिनों के बाद पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। इस वजह से माँ ने कहा, आप कुछ दिनों के लिए दुकान बंद करके घर पर आराम क्यों नहीं कर लेते। अब आपकी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में ज्यादा दौड़ भाग करना ठीक नहीं। अरे भाग्यवान, तुम मेरी हद से ज्यादा ही चिंता करती हो। मुझे अभी कुछ नहीं होगा और जब तक शरीर चले इंसान को काम करते रहना चाहिए। तुम मेरी ज्यादा फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर कुछ दिन बीतने के बाद पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई और उन्हें दुकान बंद करके घर पर ही बैठना पड़ गया। और पिताजी के पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वह उनकी इलाज में खर्च हो गए। पर उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था और इतने दिन दुकान बंद रहने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी भैया पर आ गई थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन भैया ने माँ से कहा, देखो माँ, पिताजी को घर पर बैठे हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं और अब मैं इस घर का खर्चा अकेले नहीं चला सकता। आखिर मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, मुझे उनका भी तो भविष्य देखना है और अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। यह सुनकर माँ के आंखों में आंसू आ गए और माँ ने कहा, अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है। अगर तेरे पिताजी ने ये बात सुन लिया तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। तूने कभी सोचा है, जिस बाप ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, दिन रात मेहनत करके तुम्हें इतना पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, क्या इसी दिन के लिए, क्या तुम्हारा अपने पिता के लिए कोई फर्ज नहीं बनता। देखो माँ, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ फर्ज निभाने के लिए, राहुल भी तो है। उसे कहो कोई काम धंधा करने को, दिन भर घर पर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। आखिर वो भी तो इस घर का बेटा है। पिताजी अपने कमरे में लेटे भैया की ये सारी बात सुन रहे थे पर उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। ये सब सुनकर उनका तकिया आंसुओं से भीग चुका था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। मैंने पिताजी को इतना दुखी पहली बार देखा था और उन्हें इस तरह रोता देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं भी उनके गले से लगकर रो पड़ा। पिताजी ने मेरे पीठ पर हाथ सहलाते हुए कहा,
अरे बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, अभी मैं जिंदा हूँ। मैंने रोते हुए पिताजी से कहा। पिताजी मुझसे अब आपकी ये हालत देखी नहीं जाती, पर मैं क्या करूँ? मैंने बहुत सी जगह नौकरी के लिए अर्जी दी है, पर कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले के घर देर है, पर अंधेर नहीं। तू चिंता मत कर, बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाने दे, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर उसके बाद मैंने नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, कई जगह इंटरव्यू दिए, पर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। घर पर भाभी दिन रात माँ को ताना मारती और उन्हें खरी खोटी सुनाती रहती थी, पर माँ चुपचाप उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती, क्योंकि माँ डरती थी कि कहीं उनका घर ना टूट जाए, और इसलिए वो चुप रहती थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन अचानक सुबह में भैया और भाभी कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, तो माँ ने बड़े प्यार से उनसे पूछा, अरे बेटा तुम सब कहीं घूमने जा रहे हो क्या? भैया ने माँ से नजर चुराते हुए कहा, माँ हम लोग हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहे हैं। ये बात सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई, और माँ रोते हुए भैया से बोली, देख बेटा तू ऐसा मत कर, तू घर छोड़कर मत जा। तेरे पिताजी दिल के मरीज हैं, अगर उन्होंने ये सब सुन लिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वैसे भी अब तेरे पिताजी बहुत कमजोर हो चुके हैं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू इस घर को छोड़कर मत जा बेटा, मत जा। फिर भैया ने माँ से नजर चुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि मैं इस घर को छोड़कर ना जाऊं, तो फिर आपको इस घर का बंटवारा करना होगा, तो ही मैं इस घर में रहूंगा। फिर माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन तेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाने दे, अभी उनसे ये बात करना ठीक नहीं। माँ की यह बात सुनकर भैया भाभी तो मान गए, पर उस दिन के बाद एक ही घर में रहने के बावजूद भी वो हमसे अलग रहने लगे। अब मुझसे घर की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। माँ और पिताजी बिल्कुल उदास रहने लगे थे, और मैं दिन रात यही सोच में डूबा रहता कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे घर की खुशियां फिर से वापस आ जाएं। और एक दिन मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों न पिताजी की दुकान फिर से खोलकर अब मैं दुकान चलाऊं। ये सोचकर मैं उनके पास गया और उनसे कहा, पिताजी अब आप दुकान की चाबी मुझे दे दीजिए, अब मैं आपकी दुकान संभालना चाहता हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो बोले, अरे बेटा अभी तेरी उम्र ही क्या है, तू क्यों मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? तू चिंता मत कर, तुझे एक न एक दिन अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। पिताजी जब नौकरी मिलेगी तब देखा जाएगा, और वैसे भी अपना काम रहते हुए मैं नौकरी के इंतजार में क्यों बैठा रहूं? पिताजी आप मुझ पर यकीन रखिए, मैं आपकी दुकान बहुत अच्छे से संभालूंगा और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर पिताजी मान गए और मेरे हाथों में दुकान की चाबी दे दी, और फिर मैंने बड़े दिनों बाद पिताजी के दुकान को फिर से खोला। पर इतने दिन दुकान बंद रहने के कारण कुछ दिनों तक ग्राहक बहुत कम ही आते थे, पर धीरे धीरे दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगा, और दिन भर दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। यह देखकर माँ और पिताजी के चेहरे पर खोई हुई मुस्कान फिर से लौट आई, और दोनों बहुत खुश हुए। और अब पिताजी की तबीयत भी धीरे धीरे अच्छी होने लगी थी, पर उन्हें बड़े बेटे का दिया हुआ गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, क्योंकि एक ही घर में इंसान परायों की तरह कैसे रह सकता है। इसलिए अब मैंने सोचा कि क्यों ना दुकान के बगल में जो हमारी थोड़ी सी जमीन है, उसमें ही एक छोटा सा 3-4 कमरों का घर बनवाकर माँ और पिताजी को यहीं लाकर रखूं।
पिताजी यहाँ दुकान के पास रहेंगे तो उनका मन भी लगा रहेगा। ये सोचकर मैंने माँ और पिताजी से कहा, पिताजी आप तो जानते ही हैं, हमारी दुकान अब बहुत अच्छी चलने लगी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना दुकान के बगल में जो हमारी जमीन है, उसमें भी एक और दुकान बनवा लूं। और वहीं पे 4-5 कमरों का एक छोटा सा घर बनवाकर हम तीनों वहीं पे रहने चले जाएं। क्योंकि जब 2 दुकानें हो जाएंगी तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी और मुझे रोज दुकान से इतनी दूर घर आने जाने का झमेला भी नहीं रहेगा। इतने में माँ पिताजी से बोली, राहुल बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर आप भी वहां रहेंगे तो राहुल को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। और वैसे भी ये बेचारा 2 दुकान की जिम्मेदारी अकेले कैसे संभालेगा। फिर माँ की ये बात सुनकर पिताजी भी तैयार हो गए। फिर मैंने घर और दुकान बनवाने का काम शुरू करवा दिया। और फिर कुछ ही महीनों बाद दुकान और घर बनकर तैयार हो गया। और एक दिन हम तीनों अपने नए घर में जाने की तैयारी में लगे हुए थे। पर भैया भाभी ने एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, हालांकि उन्हें सब पता था। लेकिन अगर वो एक बार ऊपर मन से भी पूछ लेते तो माँ और पिताजी को अच्छा लगता। लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। फिर घर से निकलते समय माँ और पिताजी के आंखों में आंसू आ गए थे और माँ ने भैया भाभी से कहा, बेटा हम सब अब नए घर में रहने जा रहे हैं, तुम लोग अपना ख्याल रखना। और जब तुम सबका दिल करे हमसे मिलने आते रहना। ये कहकर हम तीनों वहां से निकल गए और अपने नए घर में आ गए। नए घर में आने के बाद हम लोग बहुत खुश थे। पिताजी सारा दिन मेरे साथ दुकान पर ही बैठा करते और उनका सारा दिन हंसते बोलते गुजर जाता। और अब हमें नए घर में रहते हुए करीब 1 साल बीत चुके थे। इस बीच कभी भैया भाभी को माँ और पिताजी की याद नहीं आई और ना ही वो दोनों कभी हमसे मिलने आए। इस वजह से मेरे दिल में भी उनके लिए नाराजगी थी। इसलिए मैंने भी कभी उनकी खबर नहीं ली। और एक रात खाने के टेबल पर माँ ने मुझसे कहा, राहुल मैं सोच रही हूँ कि तेरी भी अब शादी की उम्र हो चुकी है। अगर तू कहे तो एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरी भी शादी करवा देते हैं। इस घर में बहू आ जाएगी तो इस घर की रौनक और बढ़ जाएगी। मेरा अभी शादी करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, पर मैं माँ की बात को टाल नहीं पाया। क्योंकि मैं और पिताजी सारा दिन दुकान पर ही रहते थे और माँ घर पर अकेली घर का सारा काम करती थी। इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। मेरे इस फैसले से माँ और पिताजी बहुत खुश हो गए और उन्होंने मेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। फिर कुछ ही दिनों के बाद एक अच्छे परिवार से मेरे लिए रिश्ता आया। और फिर दोनों तरफ से बातचीत होने के बाद पहले उन्होंने हमें अपने घर आने को आमंत्रित कर दिया। हम सब वहां जाने ही वाले थे, पर उससे 2 दिन पहले ही माँ ने मुझसे कहा, अरे बेटा मैं ये सोच रही थी कि हम सब तेरे लिए लड़की देखने जाने ही वाले हैं, तो क्यों ना हमारे साथ तेरे भैया भाभी भी चलते, तो कितना अच्छा होता। बेटा तू उनके पास जाकर उन्हें हमारे साथ चलने को बोलना। ठीक है माँ, मैं आज ही उनसे मिलने जाता हूँ। और ये कहकर मैं दुकान जाने के लिए निकल गया। पर दुकान में बैठा मैं इसी सोच में डूबा हुआ था कि मैं भैया से मिलने जाऊं कि नहीं। तभी मेरा एक पुराना दोस्त मेरी दुकान पर कपड़े लेने आया और वो कपड़े देखते देखते बोला, अरे राहुल तू तो अपने पुराने दोस्तों को भूल ही गया है। अरे कभी कभी अपने पुराने घर भी आ जाया कर, इसी बहाने हमसे मिलना भी हो जाएगा। हाँ मैं आज ही वहां जाने को सोच रहा था, पर क्या करूं, मुझे दुकान के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। पर एक दिन वक्त निकाल के मैं जरूर आऊंगा। इतने में मेरे दोस्त ने कहा,
अरे राहुल, क्या तुझे पता है तेरे भाई की नौकरी चली गई है और वो 3-4 महीनों से घर पर ही बैठा हुआ है और उसके घर की भी हालत बहुत खराब है। मुझे ये सारी बात सुनकर बहुत चिंता होने लगी और मैंने फौरन घर जाकर ये बात माँ और पिताजी से बताई और वो दोनों ये बात जानकर बहुत परेशान हो गए। फिर माँ और पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा तू जल्द से जल्द हमें वहां लेकर चल, पता नहीं वो सब किस हाल में होंगे। मैं तुरंत माँ और पिताजी को लेकर निकल गया। फिर कुछ घंटों के बाद हम सब वहां पहुंचे। घर के बाहर से ही मैंने भैया को आवाज लगाई और मेरी आवाज सुनकर भाभी ने दरवाजा खोला और हम सबको देखकर वो चौंक गई और हमें अंदर आने को कहा। भाभी हम सब से नजरें नहीं मिला पा रही थीं और उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ साफ झलक रही थी। फिर हम लोगों की आवाज सुनकर भैया अपने कमरे से बाहर आए और हम सबको देखकर उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और भैया फौरन पिताजी से गले लगकर सिसक सिसक के रोने लगे और उनसे माफी मांगने लगे। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। जिस वक्त आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त मैं आपका सहारा नहीं बन पाया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ पिताजी। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे आप माफ कर दीजिए। फिर पिताजी आंखों में आंसू लिए बोले, अरे बेटा, तू क्यों माफी मांग रहा है? मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तू क्यों खुद को दोष दे रहा है? शायद मेरी किस्मत में ही ये दिन देखना लिखा था, जो मैंने देख लिया। पर अब सब कुछ ठीक हो चुका है और अब मैं अपनी जिंदगी के बचे खुचे दिन अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी गुजारना चाहता हूँ। बस मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दे बेटा। भैया भाभी को पूरी तरह से अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए अब हमने सब कुछ भूलकर उन्हें भी अपने साथ नए वाले घर पर ही लेकर आ गए और फिर हम सब एक साथ ही रहने लगे। माँ और पिताजी तो बहुत ही ज्यादा खुश थे और इस तरह से हमारा छोटा सा परिवार फिर से एक साथ हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमारे माता पिता को हमारी जरूरत हो, उस वक्त हमें उनके साथ रहना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बड़े ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके सर पर माता पिता का हाथ होता है।